हेलो गाइस, स्वागत है आपका लर्न इकोनॉमिक्स विद प्रियंका में। आज हम बात करने वाले हैं यू टेट के सेकेंड पेपर का सोल्यूशन। दोस्तों, मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि देयर इज़ 99% एक्यूरेसी ऑफ द आंसर और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। कम से कम मुझे पूरा एक दिन लगा है इसके आंसर को ढूंढने में। तो एक्यूरेसी है 99% एक्यूरेसी की मैं गारंटी देती हूँ। और दूसरा, मैं आपसे सॉरी इसलिए कहना चाहती हूँ, आप देख सकते हो मेरा क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रखा है, क्योंकि जब मैं आंसर सर्च कर रही थी तो मैंने काफ़ी सोल्यूशन इसी में कर लिया था। आई होप यू विल गेट इट। सो दोस्तों, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 was development due to genes inherited from parents such as in height and weight, brain, heart and lungs development etc. all points towards the role of। यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट होता है, देखो डेवलपमेंट यहाँ पे 4 तरीके के डेवलपमेंट प्रोसेस होंगे: कॉन्जेनिटिव, सोशल प्रोसेस, इमोशनल प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स से, उनके जीन से मिलने वाला जो हम लोग की हाइट होता है, वेट, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, तो इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है ये डेवलपमेंट हम लोग का बायोलॉजिकल प्रोसेस कहलाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है रोहन स्ट्राइव्स फॉर स्टीम नीड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन द रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने मास्लो हायरार्की के बारे में यहाँ पे पढ़ा होगा। मास्लो हायरार्की हमें क्या कहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे मास्लो हायरार्की मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो, मास्लो हायरार्की 5 पार्ट्स में डिवाइड है। इसको हम बॉटम टू टॉप से समझेंगे। जो मास्लो हायरार्की है वो जो सबसे बॉटम वाला एरिया है वो दिखाता है साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ अ ह्यूमन। साइकोलॉजिकल नीड्स में जिसमें फूड, वाटर, इस तरीके की नीड्स की हमें ज़रूरत होती है। जब इस तरीके की नीड्स हम लोग को मिल जाती है तो हम लोगों की साइकोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं। उसके जो सेकेंड वाला पार्ट है मास्लो हायरार्की का, दैट इज सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स, इसमें हम लोगों को सिक्योरिटी और सेफ्टी की नीड्स होती हैं। आफ्टर दैट जो थर्ड पार्ट है इसमें बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स की बात करते हैं, जैसे फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, लव वगैरह। इस तरीके की नीड जब हमारी फुलफिल हो जाती है तो ये बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स के अंडर आता है। देन स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स में हम लोग प्रेस्टेज, हमारा आत्मसम्मान, मान सम्मान, जब हमें ये मिल रहा होता है तो हम लोग का स्टीम नीड्स फुलफिल होता है। एंड द टॉप वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे आखिरी हम लोगों का नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, क्योंकि इसमें जब व्यक्ति पूरा का पूरा अपना पोटेंशियल यूज़ करता है और नाउ ही इज़ द फुल सेटिस्फाई, उसे सारी चीज़ें मिल चुकी है, सब कुछ प्राप्त हो चुका है, वो अपने फुल सेटिस्फैक्शन लेवल में आ चुका है, तो ये आपका जो सबसे टॉप वाला एरिया होता है दैट इज़ फुल पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया था कि रोहन स्ट्राइव्स फॉर स्टीम नीड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो एज अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ही इज़ वन स्टेप बिलो ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के एक स्टेप से नीचे है रोहन, जिसमें स्टीम नीड्स को डिस्कस किया गया है। तो एज अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज NEP 2020 recommends what type of progress card? NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 360 डिग्री हॉस्टेलिक प्रोग्रेस कार्ड की बात करता है। जो 360 डिग्री हॉस्टेलिक प्रोग्रेस कार्ड है ये एक डिटेल्ड एनालिसिस है स्टूडेंट का, जिसमें कॉन्जिनेटिव, साइकोमोटर एंड सोशो इमोशनल डोमेन को डिस्कस किया जाता है एक स्टूडेंट के। तो इसीलिए NEP 2020 360 हॉस्टेलिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में डिस्कस करता है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, आई एम रियली सॉरी माई डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा मूव कर रहा होगा तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ प्रसाद। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रसाद की जो फुल फॉर्म है, आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्री असेसमेंट हॉस्टेलिक स्क्रीनिंग टूल। अच्छा, यहाँ पे जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, इसके तहत प्रसाद को बनाया गया है।
प्रसाद को बनाया गया है। इसमें क्या है, इसमें ये बोला गया है डिसेबिलिटी स्क्रीन चेकलिस्ट की बात की गई है स्कूल्स में, जिसमें 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ को कंसिडर किया गया है। तो एज अकॉर्डिंग टू द प्रसाद द ऑप्शन 1 इज करेक्ट, अ डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल। ओके, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हम लोग का सॉल्यूशन हो चुका है। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ गार्डनर गिव द कॉन्सेप्ट, हॉवर्ड गार्डनर गिव द कॉन्सेप्ट। हॉवर्ड गार्डनर हमें कौन सा कॉन्सेप्ट देते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हॉवर्ड गार्डनर ऑलरेडी मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हॉवर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बारे में हमें बताते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। वो ये कहते हैं कि व्यक्तियों में अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंसी होती है और अलग अलग तरीके की जो इंटेलिजेंसी होती है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, तो इसीलिए वो मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बारे में बात करते हैं। तो एज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है, देखो एप्टीट्यूड मतलब ना किसी भी काम को करने की जो स्पेशल एबिलिटी होती है। जैसे हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं ये चेक करने के लिए कि बच्चे का किसी पर्टिकुलर एरिया में वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, किसी स्पेसिफिक एरिया में किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, तो इसको ही एप्टीट्यूड कहते हैं। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट हम देते हैं तो हम ये देखना है, हम ये जज किया जाता है कि मैथमेटिक्स में या कैलकुलेशन के फील्ड में हम लोग का किस तरीके का परफॉर्मेंस है। तो एप्टीट्यूड एक तरीके का स्पेसिफिक कैपेबिलिटी को चेक करता है किसी भी बच्चे के, to do a task well. So according to me option A is the correct answer. Now the next question is question number 7, annual examination given to students at the end of the course is an example of। अच्छा, annual examination किस तरीके का यहाँ पे एग्जाम्पल है, किस तरीके का कोर्स का एग्जाम्पल है। तो एनुअल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द सेशन होता है, जिसे हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। इसमें सेशन के एंड में इसीलिए किया जाता है ताकि हम पूरा ओवरऑल स्टूडेंट्स के लर्निंग को इवैल्यूएट कर सकें। तो एज अकॉर्डिंग टू दिस असेसमेंट इज एनुअल एग्जामिनेशन, तो असेसमेंट जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडेप्टेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यहाँ पे देखो एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स, है ना। तो यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, जैसे डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन डी इज़ द एक्यूरेट आंसर। इसमें क्या दिया गया है कि जो स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए एडजस्टिंग असेसमेंट मटेरियल करिकुलम एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स नीड्स। स्टूडेंट नीड्स के अकॉर्डिंग, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के अकॉर्डिंग उनको उस हिसाब से उनकी शिक्षा को दिए जाने के लिए इस तरीके की फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है ना। विद्यार्थियों की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए आकलन, सामग्री, पाठ्य चर्चा और कक्षा के वातावरण को समायोजित करना, ये एडेप्टेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज वॉज गिवन बाय। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यहाँ पे सेकेंड लॉ है लर्निंग का, इट मीन्स ड्रिल और प्रैक्टिस। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज ड्रिल और प्रैक्टिस एक टर्म है, इस पे फोकस करता है। ड्रिल और प्रैक्टिस हेल्प करता है किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाने में और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। जिसका मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी को एनहांस करना। तो एफिशिएंसी कैसे एनहांस होती है, जब हम लोग कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो थ्योरी है, ये जो लॉ है, ये हमें थॉर्नडाइक ने दिया है। तो एज अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं।
विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रेनफोर्समेंट। यहाँ पे देखो रेनफोर्समेंट क्या होता है ना, किसी भी व्यक्ति का मनोबल को बढ़ाना। तो मनोबल को जो बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के यहाँ पे हम लोग को मनी, फूड, प्राइज, गिफ्ट दिया जाता है। लेकिन प्राइमरी रेनफोर्स की बात हो रही है तो प्राइमरी रेनफोर्समेंट फूड आएगा यहाँ पे। फूड, शेल्टर, वाटर, स्लीप, ये भी आपका प्राइमरी रेनफोर्समेंट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, रेनफोर्समेंट एक तरीके का प्लेजर है और जिससे हम लोग का मनोबल बढ़े। तो फूड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी कारक जो कि स्टूडेंट्स के लर्निंग को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है। तो उसके अलावा फैमिली, फ्रेंड्स, सपोर्ट, पीयर रिलेशनशिप, ये भी जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स में ही आएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मेथड इज गुड फॉर ऑडियो विजुअल लर्नर्स। यहाँ पे ऑडियो विजुअल लर्नर्स की बात हो रही है गाइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑडियो विजुअल लर्नर्स, ये देखो जब हम विजुअल टीचिंग्स की बात करते हैं तो विजुअल टीचिंग में हम किस तरीके के एड्स, किस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, मैप्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा, है ना। तो विजुअल जो देखा जा सके, तो जो देखा जा सके उसके लिए हम बोर्ड, मैप्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। और ऑडियो के लिए हम किस तरीके के एड्स का इस्तेमाल करेंगे, टैप रिकॉर्डर, रेडियो, ओरल टीचिंग एक्सेट्रा, इस तरीके का। तो एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही ओरली डिस्कस करना, या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बोर्ड में भी लिखना और उसको साथ ही साथ डिस्कस भी करना। सी ऑप्शन दे रखा है गिव अपॉर्चुनिटी टू लर्निंग बाय डूइंग, या फिर राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द चैप्टर ऑन द ब्लैक बोर्ड ओनली। तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड में लिखना, तो यहाँ पे विजुअल की ही बात हो गई, ऑडियो की तो बात हुई नहीं। तो ऑडियो विजुअल के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, जहाँ पे ब्लैक बोर्ड में भी लिखने की बात हो रही है और साथ ही साथ उसको ओरली डिस्कस करने की भी बात हो रही है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्वेश्चन है, कोहेसिवनेस रेफर्स टू टुगेदरनेस, बाइंडिंग एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है। देखो कोहेसिवनेस क्या होता है, द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ बॉन्ड बिटवीन लर्नर्स। जो लर्नर्स हैं उनके बीच में एक तरीके का एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना कोहेसिवनेस कहलाता है। तो ऑफ कोर्स कोहेसिवनेस टुगेदरनेस को बढ़ावा देता है, बाइंडिंग, म्यूचुअल अट्रैक्शन को बढ़ावा देता है ग्रुप मेंबर्स के बीच में। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या सही है, as the group becomes more cohesive, group members start to think, feel, act as social unit and less like isolated individual। बिल्कुल सही है इसका एक्सप्लेनेशन। जैसे जैसे कोहेसिवनेस बढ़ेगा तो लोगों के बीच में क्या होगा, एक यूनिटी, एक सोशल यूनिटी वाली फीलिंग आएगी, है ना। और वो ज़्यादा से अपने आप को वो कम से कम आइसोलेटेड फील करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो यूनिटी में, मेंबर ग्रुप में अपने आप को एज अ पार्ट ऑफ मेंबर ग्रुप वो अपने आप को फील करेंगे। सो एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13 द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन आर करेक्ट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। ओके, द क्वेश्चन इज मेक अ पोएम बाय यूजिंग 2 वर्ड्स सन एंड मून। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बच्चे को जो है 2 वर्ड दिया गया है, सन और मून। अब इसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पोएम लिखे, अपनी अपनी पोएम बनाए। तो इस तरीके का जब हम क्वेश्चन बच्चे को देते हैं तो किस तरीके का क्वेश्चन कहलाता है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। ऑफ कोर्स हमने बच्चे को 2 वर्ड दिया है, अब बच्चा इसे अपने आप क्रिएट करेगा, अपनी क्रिएटिविटी से पोएम बनाएगा। तो एज अकॉर्डिंग टू मी द डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्रिएटिविटी बेस्ड। Now we are moving towards question number 15. Which of the following is an example of cognitive domain? है ना, यहाँ पे cognitive domain के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। देखो इसके हिसाब से मेरा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंटरपर्सनल स्किल्स। सबसे पहले बात तो cognitive domain का एम क्या होता है,
इट एम्स टू डेवलप मेंटल स्किल्स एंड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। यहाँ पे जो है किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल स्किल्स को डेवलप करने की बात की जाती है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज किस तरीके से वो कहाँ से वो नॉलेज एक्वायर कर रहा है ना, लाइक नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इस तरीके की यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो एज अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डोमेन इंटरपर्सनल स्किल्स की बात की जा रही है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स की बात हो रही है यहाँ पे। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब आप देख सकते हो, मैं थोड़ा हिंदी में प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, टीचर शुड असेस द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे टीचर बच्चे का आकलन करे तो किस तरीके के क्वेश्चन के बेसिस में बच्चों का आकलन किया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन देकर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देकर, एसे बेस्ड क्वेश्चन देकर, तो तीनों तरीके के क्वेश्चंस के आधार पर हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। सो एज अकॉर्डिंग टू मी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 17, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आया हुआ था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट जो ऑप्शन है ये दे रखा है, चिल्ड्रन विद लर्निंग एबिलिटी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ स्पेशल टीचिंग मेथोलॉजी, बिल्कुल गलत है। लर्निंग डिसेबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है तो उसको कोई स्पेशल टीचिंग मेथोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल होती है, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Second option, totally visually impaired children can read large print book, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सरासर गलत है। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी, there is need of individualized education plan for children with mental disability is the correct answer। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जिसको शॉर्ट में हम IEP भी कहते हैं, जो स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर स्पेशल एजुकेशन, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको स्पेशल तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की बात की गई है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके के जो ये स्पेशल नीड्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनको इस तरीके की एजुकेशन की बात बोली गई है। सो एज अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ट फॉर असेसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चाइल्ड। चाइल्ड के अंडरस्टैंडिंग, समझ को आकलन करने के लिए किस तरीके का क्वेश्चन बेस्ट है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। वाई डू द क्लोथ्स ड्राई फास्ट इन द सनलाइट। ये क्वेश्चन जो है बच्चे की समझ को एसेस करने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट, है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इट्स अ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें कहा जाता है कि एवरी वन कंस्ट्रक्ट हिज हर ओन नॉलेज एंड स्किल्स एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरगोइंग एक्सपीरियंसेस एंड फोकस इज ऑन इंडिपेंडेंट लर्निंग। इंडिपेंडेंट लर्निंग की बारे में यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ओन नॉलेज और स्किल्स को बढ़ावा देने के बारे में बात किया जा रहा है अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑन देयर ओन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेफरेंस टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 1, 2 एंड 3। जो 1 ऑप्शन है डेवलप लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बिल्कुल है। यहाँ पे ये बोला गया है ऑप्शन 2 में सम डायमेंशंस और कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट में इंक्रीज। ज़रूरी नहीं है जब हम डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है तो सारे के सारे जो डायमेंशंस है वो एक ही साथ विकास करें। कुछ डायमेंशंस डेवलप हो और साथ ही साथ कुछ डायमेंशंस डेवलप नहीं भी हो रहे हों, इट्स ऑल्सो द फीचर ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद इंक्रीज इन द बॉडी पार्ट्स और ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज कॉल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन सही नहीं है, तो 4th डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड नहीं है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है। तो एज अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, 1, 2 एंड 3। नाउ
Question number 21. In the following, the gross motor skills are, यहाँ पे देखो gross motor skills encourage करता है large muscles in the arms legs, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मसल्स, लार्ज मसल्स इन द आर्म्स एंड लेग्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? होपिंग एंड जंपिंग से, क्लाइंब अप एंड डाउन स्टेयर्स से, एंड रनिंग से। बिल्ड ब्लॉक इज नॉट करेक्ट आंसर। तो एज अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे 1, 2 एंड 4 ऑप्शन करेक्ट है। तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन करेक्ट है। 1, 3 एंड 4, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। आई होप गाइज आप लोग को समझ आ रहा होगा। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा वीडियो को इफ़ेक्टिव नहीं बना पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, बट आंसर आप लोग को समझ आ रहे होंगे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज गिवन बाय, तो स्किनर ही गेव दिस कंडीशनिंग। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, इट्स अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट वाज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट that uses rewards and punishment to modify behavior, ठीक है। किसी भी बच्चे का या किसी भी लर्नर के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट को डिस्कस किया है। तो इस तरीके की जो लर्निंग मेथड है इसको ही ऑपरेंट कंडीशनिंग के तहत लाया गया है, और ये हमें BF स्किनर ने दिया है। तो एज अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट। व्हाट इज TET, TAT? क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे व्हाट इज TET, TAT क्या है? थीमेटिक apperception test. It's useful a part of a comprehension study of personality test. It's related to the personality test, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा डायरेक्ट यहाँ पे अगर जिसने पढ़ा होगा तो डायरेक्ट आंसर दे देगा। पर्सनैलिटी टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे जब बात आती है तो ऑफकोर्स पेरेंटियल फैक्टर भी हम लोग को, एक लर्नर, एक बच्चे को इफेक्ट करता है, चिल्ड्रन को इफेक्ट करता है। स्कूल इन्वायरमेंट भी चिल्ड्रन को इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कंपटीशन आर, यहाँ पे रिवॉर्ड स्ट्रक्चर जो कि हमारे कंपटीशन को भी बढ़ाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो कि कोऑपरेशन को बढ़ाता है, ठीक है, रेसिप्रोसिटी जो कि हम लोगों के एक तरीके से मतलब हम लोग ने अगर किसी की हेल्प की है तो हम रिटर्न में क्या चाहेंगे कि हमारी भी कोई हेल्प करे, है ना, हेल्प के बदले हेल्प, या फिर कंपटीशन के बदले कंपटीशन। तो यहाँ पे कोऑपरेशन एंड कंपटीशन के जो डिटर्मिनेंट्स हैं और आर करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1, 2, 3। जेंडर क्या है? देखो, जेंडर एक साइकोलॉजिकल और सोशल कल्चरल डायमेंशन है जो कि मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करता है। सो it refers to the characteristics of women, men, girls and boys that are socially constructed. So as according to me option C is the correct answer. Option C इसका correct answer है। Now question number 28, फटाफट question number 27 की तरफ मूव करते हैं। Which of the following is a part of portfolio? पोर्टफोलियो का पार्ट क्या है? पोर्टफोलियो जब हम लोग स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचर लर्निंग एक्टिविटीज़ में हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? प्रोजेक्ट, क्रिएटिव वर्किंग, आर्ट, क्राफ्ट वर्क, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, अ ब्लूप्रिंट इज अ 3-dimensional चार्ट शोइंग वेटेज गिवन टू, यहाँ पे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एरियाज एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, question number 29 is dyscalculia.
डिस्कैलकुलिया क्या है? देखो यहाँ पे कैलकुलिया मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू द कैलकुलेशन। तो ऑफ कोर्स जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आती है, हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स, एंग्जाइटी हो जाती है, देख के ही फोबिया हो जाता है, मैथमेटिक्स को देख के डर लग जाती हैं, या कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, और या फिर बेसिक फैक्ट्स को याद नहीं रख पाते हैं, तो एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, if a child writes neatly and learns the question and answer given by the teacher and then his mother give him sweets, एक बच्चे ने अपना आंसर बहुत अच्छे से किया है, लर्न भी किया है जो क्वेश्चन उसे स्कूल टीचर्स ने दिया था, अब उसकी मम्मी इसके बदले उसको एक रिवॉर्ड देती है जो कि स्वीट्स के तौर पे देती है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है? चाइल्ड क्या सेल्फ मोटिवेटेड है या फिर अदर फैक्टर्स के द्वारा वो मोटिवेट हो रहा है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना। जो बच्चा एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, जैसे रिवॉर्ड देने पे, गिफ्ट्स देने पे मोटिवेट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। सो एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 30। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ आया होगा, और 99% एक्यूरेसी है इन क्वेश्चंस में। तो जब इसकी आंसर की आ जाएगी, आप लोग इसका आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।